नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार पांडे, असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट नौतनगढ़ परिसर में हूँ। मैडम हजीरा कुजूर के आग्रह पे मैं इसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ। यह स्थल गुमला जिला के सिसई ब्लॉक से 9 किलोमीटर पूर्व में है और यह जो वर्तमान क्षेत्र है, वर्तमान परिसर है, इसे नौतनगढ़ के नाम से जाना जाता है, जबकि इसके चारों बगल के क्षेत्र को डोसागढ़ के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण अभी भी इस क्षेत्र को नगर कहते हैं। नगर कहने का तात्पर्य यह भी है कि उनके बोलचाल में इसे नगर कहा जाता है, तो उस वक्त भी यह अन्य ग्रामों की तुलना में विकसित रहा होगा, तभी इसे नगर की संज्ञा दी गई थी। नौतनगढ़ कहने के पीछे भी दो कहानियां हैं। एक कहानियां है यह है कि राजा का जो मुख्य महल है यह 5 मंजिला है। प्रथम तल से लेकर के चतुर्थ तल तक हर एक तल में 9 कमरे हैं, इसलिए संभवतः नौतनगढ़ परिसर का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि जो राजा दुर्जनशाल थे यह नवरत्न के पारखी थे, हीरे के बहुत बड़े पारखी थे और हीरा नवरत्नों में से एक है। जब इन्हें जहांगीर के द्वारा बंदी बनाया गया और बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में रखा गया 12 वर्षों तक, तो एक बार वहाँ के राजा को हीरे के परख करने में कठिनाई आई, तो उन्हें पता चला कि हमारे यहाँ एक बंदी है जो कि नवरत्न का पारखी है। तो उन्होंने दुर्जनशाल को बुलाया। दुर्जनशाल ने अपने ज्ञान से असली हीरे की पहचान की, तो राजा ने खुश होकर बहुत सारे बंधनों के साथ उन्हें अपनी राजधानी बनाने की अनुमति दी। इनको कैद करने के पीछे कारण यह था कि यह सरकार को टैक्स नहीं दे रहे थे, क्योंकि यह अपने जनता से टैक्स लेते नहीं थे। तो तात्पर्य यह है कि यह जनता के बीच में घुल मिल के रहते थे। ये इनका कोई अपना व्यक्तिगत आवास नहीं था, कोई भव्य भवन नहीं था। लेकिन जब इन्हें कैद करके ग्वालियर ले जाया गया तो उन्होंने देखा कि राजा का एक अलग रुतबा होता है, वो और सबसे विशिष्ट दिखने के लिए अपने हर एक चीज़ को विशिष्ट रखने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ से प्रेरित होकर उन्होंने राजा के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के बंधन के अनुरूप इस स्थल का चयन राजधानी के लिए किया। यह स्थल 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इस स्थल के अंदर मुख्य रूप से 2 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। पहला आवासीय संरचना, दूसरा धार्मिक संरचना। आवासीय संरचना में राजा का महल, रानी का महल, कोर्टयार्ड, सैनिक भवन इत्यादि हैं। और अगर धार्मिक इमारतों की बात करें तो लुका छिपी मठ, जो कि संभवतः पंचायतन शैली का एक मंदिर है, कमल शाही मंदिर, जो संभवतः शिव का एक मंदिर रहा होगा। इसके अतिरिक्त दुर्गा मंदिर जिसे जगन्नाथ मंदिर भी कहा जाता है, एक मुख्य जगन्नाथ मंदिर और अतिरिक्त एक तीसरा जगन्नाथ मंदिर। तो यहाँ जगन्नाथ मंदिर का नामकरण जगन्नाथ मंदिर संख्या 1, संख्या 2 और संख्या 3 के रूप में करते हैं। जगन्नाथ मंदिर का जो मुख्य मंदिर है उस पर एक शिलालेख है जो कि यह इस बात की पुष्टि करता है कि यह जगन्नाथ मंदिर है और उस पर ईस्वी सन भी लिखा गया है 1739 शायद। दुर्गा मंदिर जिसे ग्रामीण कहते हैं वह भी पुरातत्व के दृष्टिकोण से जगन्नाथ मंदिर को संज्ञा दी गई, परंतु विगत वर्षों में जो इसका पुरातात्विक उत्खनन हुआ तो वहाँ से एक शिवलिंग की प्राप्ति हुई। तो संभवतः वह एक शिव मंदिर रहा होगा। शिव मंदिर के बाद एक जगन्नाथ मंदिर है, अतिरिक्त एक पीछे और इसके भग्नावशेष हैं, जिसे पुरातत्वविद अभी जगन्नाथ मंदिर का नाम से जान रहे हैं। और इस परिसर के अगर हम बाहर की बात करें तो काफ़ी कम दूरी पे कुछ कुछ इमारत हैं जो कि मंदिर का रूप लिए हुए हैं। इसका जो इस किले का जो मुख्य भवन है वह वर्तमान परिसर जो कि लगभग 15 एकड़ का है, इससे बाहर उत्तर की ओर है। जब यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है तो इनके एक मौसी का भी है जिसे मौसीवाड़ी के नाम से जानते हैं। यह जगन्नाथ मंदिर के वास्तुकला पे ही निर्मित है और अतिरिक्त इसके धोबी मठ और इनके जो गुरु थे यह महाराष्ट्रियन थे, महाराष्ट्रियन गुरु थे, गुरु हरिनाथ। उनका भी एक समाधि स्थल यहाँ पे इस परिसर से बाहर उत्तर की दिशा में है।
यहाँ पे एक रानी तालाब है और इसके साथ ही एक बावली भी है। बावली इस परिसर के अंदर है। इसमें 2 तरफ से सीढ़ियाँ हैं और इसके इस परिसर के बाहर भी एक बावली है जो कि कुएँ के शेप में है, लेकिन जो हमारे परिसर के अंदर का बावली है तालाब के शेप में है। तो यहाँ पे 2 तालाब हैं। यह नागवंशी दुर्जन साल नागवंशी शासक थे। इनकी वंशावली फनी मुकुट राय से चलती है और नागवंशी शासक थे तो ये शैव उपासक थे। तो यहाँ पे शिवलिंग भी है जो कि एकात्मक पत्थर पर उत्कीर्ण है और हम अगर पहाड़ों पर एक्सप्लोरेशन करें तो लगभग 100 की संख्या में यहाँ पे शिवलिंग हैं। शिवलिंग के यहाँ बहुतायत है, कुछ पूर्व निर्मित हैं, कुछ अर्ध निर्मित हैं और कुछ खंडित भी हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे हनुमान की 2 प्रतिमाएं हैं और एक गणेश की बैठी हुई मुद्रा में प्रतिमा है। यहाँ के इमारतों की अगर संरचना की बात करें तो हर एक इमारत ईंट और पत्थर को जोड़कर बनाया गया है। ईंट जो प्रयुक्त हुआ है वह लखौरी ईंट के नाम से जाना जाता है। 16वीं 17वीं शताब्दी में लखौरी ईंट अपने चरमोत्कर्ष पे था। कम लूका छिपी मठ जो है यह सिर्फ और सिर्फ ईंट से निर्मित है और इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो भी संरचनाएं हैं वह सारे ईंट और पत्थरों के मिश्रित रूप से निर्माण किया गया है। यहाँ अगर मोर्टार की बात करें, कहने का मतलब ब्रिक्स और स्टोन के बीच जो मसाले उपयोग किए जाते थे जोड़ने के लिए, तो उसके लिए उस समय चूना, गुड़, बेल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, इन सबों को मिश्रण तैयार करके सुर्खी जो कि ईंट को चूर के बनाया जाता है, इन सबों के मिश्रण को आपस में मिलाकर 5, 10 दिन, 15 दिन छोड़ा जाता था। जब इसमें लसलसापन तैयार होता था तो यह सीमेंट, अभी जो वर्तमान में हम लोग सीमेंट का उपयोग करते हैं, यह उस वक्त इसका उपयोग किया जाता था। यहाँ पे अभी संरक्षण का भी कार्य हो रहा है, तो संरक्षण की जो पद्धति है वह भी उसी पद्धति को अनुकरण कर रही है जो उस वक्त थी। हम लोगों के द्वारा भी जो संरक्षण का कार्य किया जा रहा है उसमें उसी पद्धति का इस्तेमाल किया जा रहा है जिस पद्धति से उन्होंने बनाया। हम लोग इसमें आधुनिकीकरण नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी अनुमति नहीं होती है। हम लोगों के कार्य करने का एक बहुत ही सख्त मापदंड होता है, उस मापदंड का हम लोगों को पालन करना होता है। तो हम लोगों का जो संरक्षण का कार्य है वह भी ईंट का चूर्ण, चूना, गुड़, बेल, उड़द दाल, मसूर दाल, इन सबों को मिक्स करके हम लोग कुछ दिन के लिए इसे लसलसापन होने के लिए छोड़ते हैं। उसके बाद फिर इससे जुड़ाई का काम करते हैं और जहाँ तक कलर देने की बात आती है तो फिर इसमें कत्था का यूज किया जाता है। कत्था की मात्रा को ज़्यादा कम करके हम लोग कलर को लाइट और डार्क करते हैं। आने वाले दिनों में यह झारखंड का एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बन के आएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबों को धन्यवाद। आप लोग आइए, इसे देखिए, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को पहचानिए। और मैं एक आगंतुकों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि पिछली पीढ़ी ने हमें यह दिया और हमारा यह कर्तव्य है, दायित्व है कि हम अगली पीढ़ी तक इसे उसी रूप में पहुँचाएँ। तो इसे किसी प्रकार नष्ट न करें, इसके दीवारों पे कुछ लिखें नहीं और इसके संरक्षण एवं संवर्धन में अपना सहयोग करें। धन्यवाद।